अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है आज सीए स्टार्ट करके? खैर, ये तो डेमो क्लासेस हैं आप लोगों की। आप लोग अभी एक हफ्ता 2 हफ्ते डेमो क्लासेस ले सकते हो। अह, मुझे ये बताएं कि आपकी जिससे पहले क्लास थी वो PRC 2 की थी, सर तहा उपाध्याय की थी। क्या पढ़ा रहे इस बार, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स? सही रही क्लास? ठीक है। मेरा पेपर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। मेरा नाम है ओवैस कासमानी। ये PRC में इसकी कोडिंग आती है, PRC 5। इस पेपर को जो पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है वो ये है कि आप किसी भी बिजनेस में या तो जॉब कर रहे होते हो, या उस बिजनेस को ओन कर रहे होते हो, या आप उस बिजनेस के एम्प्लॉई होते हो, या उस बिजनेस के एम्प्लॉयर होते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि उस बिजनेस का मकसद क्या है, उस बिजनेस को किस तरीके से रन करना है, ऑपरेट करना है, उस बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, वो बिजनेस किन किन लोगों के साथ डील कर रहा होता है। ठीक है, तो पूरी एक दुनिया है। जैसे कि आपकी आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आप उसको एंजॉय करते हो, उसको लिव करते हो, उसको ऑपरेट करते हो अपने हिसाब से। तो बिजनेस भी एक सेपरेट दुनिया है। ठीक है, जो हमारी पर्सनल लाइफ के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। तो अभी मैं आपसे पूछूं, क्या आप लोग बिजनेस के साथ इंटरकनेक्टेड हो, तो आंसर वुड बी यस और नो। अब यस, क्योंकि वो बेचारे बदकिस्मत लड़के जिनको अम्मी कहती है कि बेटा दही ले आओ। होता है ना कि एक लड़का होता है घर में जो दही लाने का काम करता रहता है, कि अगर घर में दो भाई हैं और अम्मी ने आवाज लगा दी किचन से कि दही खत्म हो गया, तो एक वाला खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मुझे ही लाना है। तो जो दही लेने जा रहा है वो कहाँ लेने जाएगा? वो बिजनेस में जाएगा ना। वो जो मेरी शॉप होगी वो क्या है? वो बिजनेस है। इस तरीके से जितना भी आप बाय और सेल करते हो, ठीक है, अब वो चाहे कोई सर्विस हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो। सर्विस और प्रोडक्ट में कोई फर्क बता सकता है? एनीवन? तुम लोग रहने दो, तुम लोग रहने दो। वेरी गुड, वेरी गुड। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि टेंजिबिलिटी इसमें इन्वॉल्व होती है, अगर वो चीज टेंजिबल है, उसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, आप उसको स्टोर कर सकते हो, तो दैट्स व्हाट, दैट्स योर प्रोडक्ट। ये लैपटॉप, माइक, टीवी, ये सब क्या है? ये आपके पास प्रोडक्ट है। व्हाट अबाउट सर्विस, जो इनटेंजिबल होती है? सही है, जिसको आप टच नहीं कर सकते ना, वो एग्जिस्ट होती है। सर मैं तो आपको टच कर लूंगा, आ जाए। तो मैं सर्विस दे रहा हूं, मेरी सर्विस टच नहीं की जा सकती। तो मैं टेंजिबल हूं, बट मेरी सर्विस इनटेंजिबल है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी भी बिजनेस से इंटरकनेक्टेड हैं। हम लोग क्या मिस कर रहे हैं? हम लोग मिस कर रहे हैं टेक्निकलिटीज। हमें टेक्निकलिटीज पता है तो नाम नहीं पता, और नाम पता है तो ये नहीं पता कि किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, हम टेक्निकल चीजों को कवर करेंगे सीक्वेंस वाइज। अब मैंने वर्ड यूज कर लिया सीक्वेंस, तो एक काम करते हैं, सीक्वेंस की तरफ चलते हैं। इस कोर्स में आपके पास एक पूरा टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं। अगर आप ये टेबल ऑफ कंटेंट देखोगे, इसमें कितने चैप्टर नजर आ रहे हैं? आई रियलाइज्ड, लेकिन ऑनलाइन वालों को तो नजर आ रहा होगा। अब ठीक है, अब नजर आ रहा है? हाँ। एक पल में कह रहे माँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, फिर अचानक से दिखाई देने लगा। ठीक है, तो जी, चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक। अब इस सीक्वेंस को किस तरीके से फॉलो करना है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 10 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक। मैं नाम भी बता दूंगा, मैं इनकी सीक्वेंस भी बता दूंगा, मैं इनका ब्रेकअप भी बता दूंगा, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास 3 चैप्टर नजर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। इन तीनों चैप्टर के नाम देखोगे एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो इस इन 3 चैप्टर्स को हम एक साथ पढ़ेंगे कंबाइन करके, क्योंकि ये आपके ग्रेड का एक हिस्सा कवर कर देंगे। इससे आपको बिजनेस पता चल जाएगा, बिजनेस होता क्या है, एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। सही है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से लेके 9 तक सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस एथिक्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज। और चैप्टर नंबर 9, बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब ये आप सारे चैप्टर पढ़ लोगे, चैप्टर नंबर 4 से लेके 9 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस में चीजें ऑपरेट कैसे की जाती है। पहले मैंने क्या किया, फैमिली वालों से मिलवाया कि भाई इनके नाम ये हैं और ये हैं और ये हैं, सबको बता दिया, सबके नेचर बता दिया कि यार ये बड़े गुस्से वाले इंसान है और ये जो है बड़े शफकत वाले, इस तरीके से मैंने सबके इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद क्या होगा कि हाउ दे ऑपरेट, कि यार ये अर्न करते हैं, ये फैमिली को देख रही होती हैं, कि इनका ये काम है, और वही बेचारा लड़का दही लाता है, उस बेचारे किस्मत ही दही लाने रह गई है।
तो हाउ दे ऑपरेट, हाउ दे इंटरेक्ट, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, चैप्टर नंबर 10। अब आपको पता चल गया बिजनेस क्या है, आपको पता चल गया कि उनके ऑपरेशंस किस तरीके से चल रहे होते हैं। फिर अल्टीमेटली आप क्या देखोगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं और वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस को यूज कर रही है, किस तरीके से ऑपरेट कर रही होती है और उनका नेचर क्या है। तो चैप्टर नंबर 10 में बेसिकली एक तरीके से कंक्लूजन हो जाएगा कि हमने बिजनेस पढ़ लिया। अब जो हम पुराने घिसे पिटे बिजनेसेस पाकिस्तान में देख रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ दे वर्क, हाउ दे ऑपरेट। जिनके नाम नहीं पता थे, फंक्शंस पता थे, नाम पता चल जाएंगे। और जिनके नाम पता थे, फंक्शंस पता नहीं थे, अब फंक्शनैलिटी पता चल जाएगी कि वो ऑपरेशंस होते कैसे। देन सही है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 2 3 पे वापस। पहला चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। क्या नाम है? नेचर का मतलब क्या होता है? सिनोनिम भी बता सकते हो, कुदरत और वेरी गुड, सही है, ठीक है। और तुम भी कुछ कहते, बताओ बताओ। फितरत, वेरी गुड। और कोई? तो इसका मतलब है फितरत। कुदरत को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो कि यूनिवर्स, और यूनिवर्स का मतलब होता है जो हर चीज कंटेन कर रहा हूँ। तो मेरा जो नेचर होगा वो क्या होगा, मेरा पूरा सम अप होगा ना। कि लेट सपोज अगर मैं एक चीज अपनी पर्सनैलिटी से ना बताऊं, इसका मतलब मैंने अपना पूरा नेचर डिस्प्ले, मैंने अपने सारे रंग नहीं दिखाए अब तक, ठीक है। तो नेचर क्या होता है, जब आपके बारे में पूरी 100% डिस्क्रिप्शन दे दी जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। और इन्होंने कहा फितरत, तो फितरत क्या होता है, फितरत का मतलब होता है पर्सनैलिटी, फितरत का मतलब होता है एटीट्यूड। तो मैं किस तरीके से हूं और मैं किस तरीके से ऑपरेट करता हूं, मेरे क्या रिएक्शंस होते हैं, मैं किस तरीके से चीजों को प्लान करता हूं, तो दैट्स व्हाट माय नेचर इज। ठीक हो गया। तो बिजनेस का भी तो नेचर होगा, एक इंसान का नेचर हो सकता है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे इंसान काम कर रहे हैं तो उनका नेचर नहीं होगा। हम चलते फिरते नहीं बोलते थे यार ये तो बड़ी सेठिया कंपनी है। तो ये सेठिया कंपनी क्या है, से ये पता चलता है ना, इसका सेठ जो है डिसीजन मेकिंग करता है। इसका सेठ खुश तो एम्प्लॉय खुश, सेठ परेशान तो एम्प्लॉय फजूल में परेशान, जबकि उनके घर सही चल रहे हैं। तो सेठिया कंपनी है। तो ये क्या है, नेचर है, ठीक है। हम कहते हैं ना यार ये कंपनी जो है वो स्टेबल कंपनी है, ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी जो है ये मतलब समझो कि एमएनसी है। एमएनसी का मतलब क्या होता है, एमएनसी का मतलब किसी को पता है? ये तो पता है ना कि बहुत सारे मुल्क में होती है कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, सही है। एमएनसी का मतलब ये होता है कि वो कंपनी जिसकी ब्रांचेस बहुत सारे मुल्कों में मौजूद होती है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसके हर मुल्क में ब्रांचेस होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन किसी मुल्क में हेड ऑफिस नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है कि उसका हेड ऑफिस किसी मुल्क में नहीं है, तो वो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है, तो वो एमएनसी नहीं कहलाएगी। अब कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज एमएनसी, तो आप बोलोगे कि द कंपनी विच ऑपरेट्स इन मल्टीपल कंट्रीज बट हैव एन ऑपरेटिंग सॉरी हेड ऑफिस इन वन कंट्री। एक कंट्री में हेड ऑफिस होना चाहिए तभी तो वो हेड होगा ना। हाँ, इवन दो अगर लेट्स सपोज एक कंपनी है उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान में है और एक ब्रांच इंडिया में, एमएनसी हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों का सिर्फ ब्रांचेस है तो है फिर वो एमएनसी नहीं होगा। तो ये नेचर हो गया ना, नेचर हो गया। बात समझ आ रही है आपको? नेचर, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अब इससे ज्यादा बेहतर समझ आएगा। उनके वर्चुअल जो है वो वर्चुअली वो हर जगह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं उनका हेड ऑफिस नहीं होता। तो हेड ऑफिस नहीं होगा तो उसको एमएनसी नहीं कह सकते, वरना आप कितनी सारी कंपनीज, अब तो कोविड के बाद कितनी सारी कंपनीज एमएनसी हो चुकी है। लेकिन वो एक डेफिनेशन की वजह से क्या, कि वो हेड ऑफिस नहीं हो पा रहा है। ये नेचर है। बिजनेस किस तरीके से ऑपरेट करता है, बिजनेस किस तरीके से सोचता है। एक कुछ बिजनेसेस होते हैं जो प्रॉफिट को सोच रहे होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो प्रॉफिट का नहीं सोच रहे होते, नेचर हो गया। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर पढ़ेंगे। देन फिर आ जाएगा ओनरशिप ऑफ बिजनेस। ओनरशिप से क्या समझ आता है आपको? और कुछ? और कुछ? एक तो हो गया बिजनेस की मालूमात, और कुछ? कोई? यस, जो ओन करता है। और कुछ? देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं द विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे विद ग्रेट ओनरशिप कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितनी ज्यादा ओनरशिप लोगे उतना ज्यादा बिजनेस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। ऐसा नहीं हो सकता यार कि मैं ऐसा बिजनेस कर लूं कि मैं पैसे लगा दूं और फिर मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, नहीं सर। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करोगे उतना ज्यादा बिजनेस को आप ओन कर सकते हो। तो अगर ओनरशिप चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अगर ओनरशिप लूज करना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी पड़ेगी।
इसकी छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपने अभी अभी आपने टेक्निकली पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको पता है कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनको एक बंदा सोल प्रोप्राइटर के तौर पर ओन कर रहा होता है, वो अकेला बिजनेस होता है, उसके साथ कोई बिजनेस को ओन नहीं कर रहा होता। अभी आप यहाँ से निकलोगे तो आपके पास बहुत सारी गलियों में पान वाले नजर आएंगे, फ्राइज वाले नजर आएंगे, ठीक है, फिर और बहुत सारी बेकरीज नजर आएंगी जिसका एक सिंगल ओनर होता है, ठीक है। तो वो क्या सोल प्रोप्राइटर है, वो खुद ही खड़ा होता है, सुबह से लेके रात तक खुद ही खड़ा होता है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा होता है। फिर वो आ जाते हैं फार्मी, वो पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है पैसे से मांगने के लिए, तो वो खुद डील करता है। सही है, वो हर तरीके से वो अपने एम्प्लॉय को सामने नहीं कर देता। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक और बिजनेस की फॉर्म है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। नाम सुना होगा आप लोगों को, टेक्निकली नहीं पता होगा। जिसे आई क्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस है, इसमें आई जो है वो सर मुर्तजा इब्राहिम है, क्यू है अपना सॉरी मोहम्मद इब्राहिम है, और क्यू जो है मुर्तजा कायद है। तो ये एम क्यू और एम आई का इंस्टीट्यूट है, तो दो पार्टनर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट भी शेयर करते होंगे, लॉसेस भी शेयर करते होंगे, ओनरशिप भी शेयर कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर कर रहे हैं। तो अगर एक बंदा जो है वो कह रहा है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पूरा पूरा टाइम मुझे बैठना है, तो दूसरा बंदा कहेगा कि मैं शेयर कर लेता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बांट लेता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि ओनरशिप भी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। और आपने सुना होगा कि हम कंपनीज के शेयर्स बाय कर लेते हैं, कंपनीज के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जो कंपनी के शेयर बाय करते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, यस। उनको मेंबर्स कहते हैं और शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्या कभी शेयर होल्डर को काम पे जाते हुए देखा है, जिन्होंने शेयर्स रखे होते हैं? तुम्हारे किसी पेरेंट्स वगैरह ने किसी कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए? नहीं किए हुए। अगर किसी के किए हुए हों तो जाके देखना कि वो उस बिजनेस पे जाके काम नहीं कर रहे होते। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे ओनरशिप बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल नहीं है। बात समझ आ गई ओनरशिप की? इसको जब पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो मुझे समझ आ जाएगा कि यार बिजनेस के नेचर क्या होता है, उसको किस किस तरीके से ओन किया जा सकता है। और चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझ आता है? स्टैब्लिश करना, वेरी गुड। बेसिस और फंडामेंटल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंज करना, एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। वो ओरिएंटेशन में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि हाँ ये हमने बताया कि अरेंजमेंट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल भी तो होता है, कि मैं कहता हूँ यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक किसी पर्पस में काम कर रहे हैं। कोई कुछ कमेंट? यस। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब ग्रुप ऑफ पीपल किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उनको किस तरीके से अरेंज करें, हम उनको किस तरीके से अरेंज करें हायरार्की में, कि बिजनेस के जितने भी काम है, ऑपरेशंस हैं, वो क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। यही तो होता है। हम क्या करते हैं, बिजनेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि लेट सपोज हम क्या करते हैं, एक बंदे को हेड बना देते हैं, फिर कुछ लोगों को उनका सबऑर्डिनेट बना देते हैं, फिर उनके जो सबऑर्डिनेट है उनके नीचे कुछ लोगों को सबऑर्डिनेट बना देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज जो सबऑर्डिनेट 1 है, उसको जो आंसर करेंगे उसके 3 लोग, जिसके जो 3 लोग दिए वो आंसर करेंगे। अब जो उसके जो 3 लोग हैं वो सबऑर्डिनेट 2 को आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने वाले जो के बंदे थे उनको आंसर करेंगे, और जो सबऑर्डिनेट 1 2 थे वो अपने बॉस को आंसर करेंगे, और जो उनका बॉस था वो अपने अल्टीमेट बॉस को आंसर करेगा। तो एक हायरार्की बन गई। व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की कहते हैं वर्टिकल फ्लो होता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, फ्लो कर सकते हो दो चीजें फ्लो कर सकते हो, एक इन्फॉर्मेशन और एक वर्क टास्क। तो अगर टॉप टॉप डाउन जा रहा है, अगर टास्क अगर फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो ऑर्डर्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, सही है। और अगर वही चीज बॉटम अप जा रही है हायरार्की में, तो वो क्या हो सकते हैं, वो रिपोर्ट्स हो सकती है, कि अब मैंने आपको रिपोर्ट बना के दे दी, आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी। रिपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं और इंस्ट्रक्शन सिस्टम कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है। तो सोचो कि अगर किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइज होगी तो क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? कंपनी को लॉस हो सकता है, ठीक है, कंपनी का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, एम्प्लॉयज जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बॉसेस होते हैं। तो एम्प्लॉय जो ना यही परेशान होता है कि यार मुझे 4 लोग अपना 4 अलग काम देते हैं, वो समझते हैं कि यार मैं 8 घंटे आता हूँ, तो 8 घंटे में सिर्फ एक का काम कर रहा हूँ, तो 8 8 8 8, तो दिन में मैं इतना काम कर रहा हूँ कि दिन में उतने घंटे नहीं होते। तो ये होता है, इसका मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, डिसऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सो देयर आर चांस कि एम्प्लॉय क्या करेगा, भाग जाएगा। और जहाँ पे एम्प्लॉय बहुत फ्रीक्वेंट रिजाइन करते हैं वहां पे होता है एम्प्लॉय टर्नओवर। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चैप्टर नंबर 8 में। लेकिन आपको बात समझ आ रही है, थोड़ा सा माइंड में मैपिंग कर पा रहे हो? अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, पूरे शहर का चक्कर लगा रहे हैं, वो तो मज़ार-ए-कायद नजर आ रहा है, फला नजर आ रहा है, लेकिन तुमसे ये नहीं कह रहा कि मज़ार-ए-कायद के अंदर क्या है।
वो हम जब नीचे उतरेंगे, लैंड करेंगे, उसके बाद हम बस में घूमेंगे ना, फिर हम देखेंगे, पूरा शहर का चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस समझ आ गया। तो ये तीन चीज आप पढ़ लोगे, क्लब करेंगे, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जो है वो कहानी समझ आ जाएगी। उसके बाद अब चैप्टर नंबर 4 का नाम समझो। इसमें लिखा है फाइनेंस। चैप्टर नंबर 5 में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम, आसान कर देता हूँ कंप्यूटर सिस्टम, सही है। चैप्टर नंबर 6 एथिक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 मार्केटिंग। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्स। चैप्टर नंबर 9 ऑपरेशंस। जब भी किसी आप बिजनेस के अंदर एंटर होते हो या बिजनेस के बारे में सोचते हो, तो जो आपको बिजनेस के बारे में पता नहीं है, एक ट्रेडिशनल जो है बिजनेस स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाता है कि यार सुनना, कि यार इस बिजनेस के अंदर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, होता है। माइंड में आता है, किसको नहीं आता? किसी को पता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? ये नाम सुना है? जो बिजनेस को प्रमोट करता है, वेरी गुड, सही है। इस बिजनेस के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, आता है माइंड में? एडवर्टाइजिंग करता है, कुछ भी करता है मार्केटिंग से रिलेटेड, हम उस पर बात करेंगे, होता है ना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सही है। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, सही, जाहिर सी बात है, ये सैलरीज दे रहे होंगे, इनको पैसे प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, ये सामान खरीदते होंगे, ये रिपेयर्स मेंटेन करते होंगे, तो कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे, कुछ रेवेन्यूज होते होंगे, तो उनको जो है ना बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट वगैरह पे रखना। तो ये काम भी तो बिजनेस कर रहा होता है। तो ये काम भी बिजनेस कर रहा होता है, तो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। इनका आईटी डिपार्टमेंट नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट को आईटी सर्विसेज नहीं चाहिए होती। कोई बोलता है मुझे लैपटॉप खराब हो गया ला दो, कोई कहता है यार इंटरनेट की सर्विस डाउन हो गई है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते लोगों के। लेकिन वो आईटी डिपार्टमेंट नहीं करता, वो कोई और डिपार्टमेंट करता है। खैर, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 7 में मार्केटिंग। मार्केटिंग हो गया, फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स। भाई, ये जो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इनको हायर करना, सही है, इनकी इनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, कैसे काम कर रहे हैं, इनकी अटेंडेंस को इंश्योर करना, इनकी पंक्चुअलिटी को, इनके बिहेवियर को मॉनिटर करना, सही है, इनके प्रमोशंस, इनके इंक्रीमेंट को देखना, इनकी वेकेशंस को देखना, ठीक है। इसके अलावा जो इनका कंडक्ट है वो लॉफुल है, लीगल है, एथिकल है, अनएथिकल है, ये सारी चीजों को देखना, ये कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम जब जाते हैं ना कि इंटरव्यू देने के लिए, तो बोलते हैं एचआर मैनेजर आपका इंटरव्यू लेंगे। फिर ये जो जॉब पोस्ट बनाना, कि जब आप देखते हो फेसबुक पे जॉब पोस्ट आ रही होती है, लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट आ रही होती है, कंपनी की वेबसाइट पर आ रही है, तो ये कौन बनाता है? ये एचआर बनाते हैं। वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं हमें ऐसा बंदा रिक्वायर्ड है। कैसा बंदा रिक्वायर्ड है? ऐसा कि भाई इसके पास ये क्वालिफिकेशन हो, ये एजुकेशन हो, ये काम कर सके, इस सैलरी पर आ जाए। तो ये सारी कौन आइडेंटिफाई करता है? एचआर। तो उसका मतलब है इस कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट भी होगा, सही है। उसके बाद हमारे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का सुनना काम। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि उस कंपनी में जो भी गुड्स या सर्विसेज, क्या काम है ने, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उस प्रोडक्शन को क्या करना है? ओवरलुक करना है। ओवरलुक करना है। तो प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है? परचेज। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट परचेजेस देख रहा होगा, ठीक है। फिर क्या होता है? खुद प्रोडक्शन होती है, तो प्रोडक्शन के अंदर प्लानिंग हो रही होती है, प्रोडक्शन के अंदर कंट्रोलिंग हो रही होती है, सही है। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है, फिर प्रोड्यूस करने के बाद उसको सप्लाई करना होता है। कि जब हम देखते हैं कि सुबह सुबह जब हम गली से गुजर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि ब्रेड वाली जो गाड़ी होती है वो उतरती है, और हर बेकरी में क्या करती है? वो स्लाइस या ब्रेड प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सप्लाई चेन। तो ये काम भी कौन? ऑपरेशंस देख रहा होता है। तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो गया। सही सर, सर्विस में ऑपरेशन डिपार्टमेंट कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि सर्विस कैसे प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की बात करूं, तो यहाँ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कौन होगा? यहाँ पे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा प्रिंसिपल। वो क्या इंश्योर करेगा कि यहाँ पे जो सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, वो लेक्चर्स बना रहा है नहीं बना रहा, वो हैंडआउट्स बना रहा है नहीं बना रहा, वो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बच्चे कितने पास हो रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, जो पास हो रहे हैं उनको आगे कैसे मूव ऑन करें। तो ये क्या है? ये पूरी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है ना। तो एडमिशन डिपार्टमेंट, सॉरी, आपका प्रिंसिपल देख रहा होगा इस चीज को। तो दिस इज व्हाट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। तो हर कंपनी में कहीं ना किसी नाम से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सर अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे तुमने फॉरन सवाल है ना सर, मार्केटिंग मतलब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक निगाह से प्रमोशन करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, वो प्रमोशन भी करते हैं, इसके अलावा वो 500 काम और करते हैं। तो सर हम क्या करेंगे? उन नामों को समझ लेंगे, उनके कामों को समझ लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? हमें एक आइडिया हो जाएगा, हम बैठ के विजुअलाइज कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहा होता है। आपको ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया, उसके अंदर के फंक्शन समझ आ गए, फिर आप आराम से इंडस्ट्रीज समझ पाओगे कि जो हमारी अजीब सी इंडस्ट्रीज है, जैसे के इलेक्ट्रिक हो गई, ठीक है, वापडा हो गई, फिर पेट्रोलियम में बहुत सारी कंपनीज है, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है। तो ये किस तरीके से ऑपरेट करती है पाकिस्तान में। तो दिस इज योर कोर स्ट्रक्चर। डन हो गया? कोई सवाल इसमें?
ठीक है।